हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी रिकॉर्ड। हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जो कि है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्वालिफिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सेकंड टॉपिक पर आ चुके हैं जो कि है डिस्क्वालिफिकेशन। कि इसका मतलब कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपनी सीट पे से कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई मतलब वो क्वालिफाई नहीं है, उसको जो सीट है अपनी छोड़नी पड़ेगी। वो सीट जो है क्या करनी पड़ेगी, विकेट करनी पड़ेगी। वो सीट क्या करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी। अब उसके पास वो सीट नहीं रही। तो ऐसी कौन कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या क्या वो चीजें हैं, कौन कौन से जो पॉइंट हैं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं उनकी सीट से वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट जो हैं हम पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह से हमने क्वालिफिकेशन हमने दो चीजों में पढ़ी थी। एक तो जो हमने पढ़ी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बताया है क्वालिफिकेशन। एक क्वालिफिकेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि जो पार्लियामेंट के लॉ ने बताया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसी तरह से हम डिस्क्वालिफिकेशन भी इन दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बताए हैं डिस्क्वालिफिकेशन, दूसरा पार्लियामेंट के जो लॉ हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसने कौन कौन सी ऐसी चीजें बताई हैं जिसकी वजह से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अपनी सीट से। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड, मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो ही जाएंगे फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड हुए थे लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, कब हो जाएंगे? फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है कि अगर उस पर्सन ने इफ ही और शी होल्ड्स any office of profit under the union or state government। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जहां पर उनको फाइनेंशियल गेन मिल रहा हो, फाइनेंशियल गेन मिल रहा हो। और वो जो ऑफिस है वो किसके अंडर में है, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक बात आती है एक्सेप्शन की, कि अगर कोई मिनिस्टर है, हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चैप्टर पढ़ा है, तो जो भी मिनिस्टर है अगर वो कोई ऑफिस होल्ड करते हैं, कि मान लो कि कोई मिनिस्टर बना है, ठीक है, तो मिनिस्टर जब वो बनते हैं तो उनको एक ऑफिस मिलता है, एक ऑफिस मिलता है उनको, ठीक है। तो वो जो ऑफिस मिलता है वो क्या होता है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है। और भी ऑफिस हैं, और भी ऑफिस हैं जिनको पार्लियामेंट डिक्लेयर कर सकती है, जिनको पार्लियामेंट डिक्लेयर कर सकती है कि ये जो ऑफिस है, कोई भी ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं आता है। तो अगर कोई भी ऐसा ऑफिस जो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है जिसकी वजह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फाइनेंशियल गेन मिल रहा है और उस ऑफिस को पार्लियामेंट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बाहर नहीं रखा है, उसको एक्सेप्शन में नहीं रखा है, और फिर भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आता है, उस ऑफिस के अंडर आता है, तो वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपनी सीट से क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो नेक्स्ट क्या है, इफ सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, अगर वो क्या है, अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड का क्या मतलब होता है कि नॉट एबल टू टेक डिसीजन, नॉट एबल टू टेक डिसीजन,
वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो डिसीजन लेने के लिए एबल नहीं है। और ये जो चीज है कि वो अनसाउंड माइंड है, ये किसने डिक्लेयर किया है? बाय अ कोर्ट। कोर्ट ने इसे डिक्लेयर किया है कि वो अनसाउंड माइंड है। स्टैंड्स का मतलब है, स्टैंड्स का मतलब है कि ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, किसने किया है? कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि ये जो पर्सन है, ये जो कैंडिडेट हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्टेड हुए हैं, ये क्या है? अनसाउंड माइंड है, वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो उनको क्या किया जाएगा? उस सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर अगर वो पर्सन क्या है, तो सेकंड क्या हुआ? सेकंड क्या हुआ? अनसाउंड माइंड। थर्ड क्या हुआ? थर्ड क्या हुआ? थर्ड हुआ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज का क्या मतलब है? अनडिस्चार्ज का मतलब है कि उन पर लीगल ऑब्लिगेशन है। लीगल ऑब्लिगेशन है मतलब वो लीगली किसी किसी लॉ के अंडर, ठीक है, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाई गई है, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि आप ये नहीं कर सकते। क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि वो इनसॉल्वेंट है। इनसॉल्वेंट का मतलब है कि वो जो पर्सन है, वो जो पर्सन है वो रीपे नहीं कर सकता अपने डेब्ट्स। उन पर क्या है? डेब्ट्स हैं, उन पर क्या है? कर्जा है, उन पर कर्जा है। और वो जो पर्सन है वो एबल नहीं है उसको रीपे करने के लिए। और इसके रिगार्डिंग उन पर क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि वो जो अपना डेब्ट है, वो जो अपना डेब्ट है वो पे नहीं कर रहे हैं। तो जो ऐसे जो पर्सन है उनको हम क्या है? बैंकरप्ट घोषित करते हैं कि वो बैंकरप्ट हो गए हैं। तो ऐसे पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से। उनको क्या किया जाएगा? डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो फर्स्ट हमारा क्या था? फर्स्ट था हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सेकंड है हमारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। थर्ड है हमारा अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज का मतलब ही ये है कि उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है। फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ है कि ही और शी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। वॉलंटरली एक्वायर्ड का क्या मतलब होता है? कि उन्होंने चूज किया है, उन्होंने चूज किया है टू बिकम अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। वो किसी दूसरे देश के क्या है? नागरिक हैं। उन्होंने ऐसा चूज किया कि मैं दूसरे देश का क्या बनूंगा? नागरिक बनूंगा। तो ऐसे ऐसे इंसान को, ऐसे पर्सन को हम मानेंगे कि वो सिटीजन नहीं है। क्यों नहीं है? और हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट, क्योंकि उन्होंने या तो वॉलंटरली एक्वायर्ड की है सिटीजन किसी दूसरी फॉरेन कंट्री के, या फिर आप कह लीजिए दूसरे स्टेट के, और इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिगेंस टू अ फॉरेन स्टेट। इसका क्या मतलब है? कि वो लॉयल्टी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिगेंस का क्या मतलब है? कि वो लॉयल्टी दिखाते हैं, लॉयल्टी दिखाते हैं और उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है किसी दूसरी कंट्री के द्वारा, अनदर कंट्री के द्वारा, क्योंकि उस कंट्री का क्या होगा? अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपने लॉज होंगे, तो उसके वो सिटीजन हैं, तो उसके प्रति वो क्या है? लॉयल है। ठीक है। तो वो दूसरे देश के प्रति, टू अ फॉरेन स्टेट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिगेंस रखते हैं। तो ऐसे पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से। फिफ्थ फिफ्थ जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ये है, सो डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को जो है ये पावर दी है, उस उनको अथोराइज किया है, मतलब उनको अथॉरिटी दी है कि आप एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन लगा सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन बताई थी, उसी तरह एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन भी है जो पार्लियामेंट अपने लॉ के थ्रू बनाती है। तो वो लॉ क्या है? वो लॉ क्या है? वो लॉ ये है,
क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यही क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बताया था, यही डिस्क्वालिफिकेशन भी बताता है। इसी लॉ ने क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन बताई थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। यही लॉ अब क्या बताएगा, डिस्क्वालिफिकेशन भी बताएगा किसकी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। ठीक है, तो पहली जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो क्या है, पहली डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि वो जो है मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी। गिल्टी का मतलब क्या है, फाउंड गिल्टी का क्या मतलब है कि वो लीगली क्या है, लीगली क्या है, वो कॉन्विक्टेड है। कॉन्विक्टेड का मतलब कोर्ट ने, बाय लॉ ऑफ कोर्ट, कोर्ट ने उनको क्या है, किसी ऐसे ऐसे कैसे, ऑफ सर्टेन इलेक्टोरल ऑफेंसेस, उन्होंने कुछ ऐसे ऑफेंस किए। कॉन्विक्टेड का मतलब होता है कि स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट देना कोर्ट के द्वारा कि ये जो पर्सन है इसको ये पनिशमेंट मिलेगी, या उसको लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे चलना चाहिए था पर वो नहीं चला है, तो उसको कॉन्विक्ट किया गया है, उसको पनिशमेंट मिली है। क्यों मिली है, ऑफ सर्टेन इलेक्टोरल ऑफेंसेस, उसने क्या किया है, कुछ इलेक्टोरल ऑफेंस किए हैं। सर्टेन मतलब जितने भी वो ऑफेंस करते हैं, ऑफेंसेस में कौन कौन से आते हैं, जैसे हो गया ब्राइबिंग करना, ठीक है, ब्राइबिंग वोटर्स, ठीक है, वोटर्स को ब्राइब देना मतलब कि उनको रिश्वत देना, उनको पैसा देना कि आप मेरे को वोट देंगे, इस तरह से ब्राइबिंग बोलते हैं इसको। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसे, और भी बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं, ऑफेंसेस का मतलब कि कोई ऐसी चीज करना जो कि क्या है, लीगली ठीक नहीं है, ठीक है, तो ऐसे ऑफेंस करना, लॉ को क्या कर रहे हैं, वो वायलेट कर रहे हैं इलेक्शंस में। तो इलेक्शन के बहुत सारे लॉज होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। तो उन लॉज को वायलेट करके उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं, मतलब ऑफेंस किए हैं, उन्होंने वायलेट किया है इलेक्शन के लॉज को। उसको वायलेट करने के बाद वो फाउंड हुए, कोर्ट के द्वारा वो गिल्टी फाउंड हुए हैं, मतलब उनको कॉन्विक्ट दी गई है, पनिशमेंट दी गई है, क्या, कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और करप्ट प्रैक्टिसेस, अगर वो कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं इन द इलेक्शंस, करप्ट प्रैक्टिसेस में क्या आता है, जैसे इलीगल चीजें यूज करना, इलीगल चीजें करना टू इन्फ्लुएंस इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन में जीतने के लिए इलीगली जो भी आप करते हैं उनको करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाता है इलेक्शन में। अगर कोई ऐसा केस आता है कि इन्होंने इलेक्टोरल ऑफेंस किया है या फिर करप्ट प्रैक्टिस की है इलेक्शन में, और कोर्ट ने उन्हें गिल्टी माना है, उनको कॉन्विक्ट ऐसा किया है कि हाँ ये जो ऑफेंस है उन्होंने सच में किया है, दैट इज ट्रू, और उनको कॉन्विक्ट किया है मतलब उनको गिल्टी फाउंड किया है, तो गिल्टी फाउंड करने के बाद उनको क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए तो उनको मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी, तो उन्हें गिल्टी फाउंड नहीं करना है, ठीक है, फाउंड नहीं होने चाहिए वो गिल्टी, अगर उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं होना है तो, ठीक है, अगर ऐसा गिल्टी वो फाउंड होते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सेकंड जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो क्या है, कि जो पर्सन है मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर। अगर कॉन्विक्शन में, अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी इनके अलावा इलेक्टोरल ऑफेंस और कर प्रैक्टिसेस के अलावा उन्होंने कोई भी देश का ऐसा लॉ है जिसको वायलेट किया है, और उसको वायलेट करने के बाद कोर्ट ने उनको कॉन्विक्ट किया है, स्टेटमेंट दी है किसकी, इम्प्रीजमेंट की, कि वो क्या जाएंगे, जेल में जाएंगे 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, अगर 2 साल से ज्यादा या 2 साल तक उनको जेल की, इम्प्रीजमेंट की सजा मिली है तो वो क्या हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, कि जो डिटेंशन है एक पर्सन की, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब होता है कि हमको लग रहा है कि ये पर्सन जो है लॉ को वायलेट करेगा, तो उस वायलेशन को करने से पहले ही हमने उसको जेल के अंदर डाल दिया है। ये हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिवेंशन डिटेंशन अगर हुआ है 2 या 2 साल से ज्यादा,
तो उसको क्या है इसके अंदर नहीं माना जाएगा, इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन। तो उस डिस्क्वालिफिकेशन को नहीं माना जाएगा कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई होंगे अगर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर हैं। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के बाहर अगर वो कोई भी ऐसा ऑफेंस करते हैं जिनको 2 या 2 साल से ज्यादा की इम्प्रिजमेंट हुई है, तो उनको क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और उसके बाद इस पनिशमेंट के बाद क्या होता है, इस पनिशमेंट के बाद जो वो डिस्क्वालीफाई क्या होता है, रिलीज होने के बाद, ठीक है। मान लो उनकी जितनी भी सजा थी, ठीक है, 2 साल की सजा थी मान लो या 4 साल की सजा थी, उसके बाद वो क्या हो गए, रिलीज हो गए, ठीक है। बुक में नहीं लिखा होगा आपकी, ठीक है, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि लक्ष्मीकांत आई एम रिकमेंडिंग, ओके, लक्ष्मीकांत आई एम रिकमेंडिंग, तो वही पढ़िएगा, वही पढ़नी है आपको, और एक ही बुक पढ़नी है, कोई नोट्स नहीं पढ़ने हैं इसके अलावा, ठीक है, एक ही बुक पढ़नी है, ठीक है। मैं जो है पहले मैं बुक के पूरी लाइन टू लाइन पढ़ाती थी, बट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट आई कैन नॉट डू दैट, ओके। तो मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको। तो उसके बाद समझ जाइए आप, ठीक है, समझदार को इशारा काफी है। तो उसके बाद क्या होता है, रिलीज होने के बाद जितनी जितने भी साल की उनको सजा मिली है, 2 साल की मान लीजिए, उसके बाद वो क्या हुए, रिलीज हो गए, ठीक है, जेल से रिलीज हो गए। उसके बाद 6 साल तक वो क्या है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ऐसा रूल है कि वो 6 साल तक, अगले 6 साल तक क्या है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हैं इलेक्शन लड़ने के लिए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, ठीक है। थर्ड जो डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर वो फेल हो जाते हैं टू लॉज, फेल टू लॉज का मतलब है कि उन्होंने सबमिट नहीं किया है, फेल का मतलब है नोट, और टू लॉज का मतलब है कि उन्होंने सबमिट नहीं किया है। टू सबमिट, लॉज का मतलब होता है कि सबमिट करना, ठीक है, उन्होंने क्या सबमिट नहीं किया है, एन अकाउंट ऑफ हिज और हर इलेक्शन एक्सपेंसेस, एन अकाउंट ऑफ हिज और हर, अकाउंट का क्या मतलब है कि उन्होंने रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट नहीं दी है कि उन्होंने कितनी मनी स्पेंड की है, कितनी मनी जो है स्पेंड की है ड्यूरिंग कैंपेनिंग ऑफ इलेक्शन, ड्यूरिंग कैंपेनिंग ऑफ इलेक्शन, ठीक है। आपने इलेक्शन में लड़ने से पहले जो भी आपने मनी खर्च की है, ठीक है, इलेक्शन के कैंपेन में कि हमें वोट दीजिए, हम ये काम करेंगे, अगर आपने उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं की है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको क्या है, सबमिट करनी है, लॉज करनी है क्या, एन अकाउंट ऑफ हिज और हर इलेक्शन एक्सपेंसेस, तो आपको वो क्या करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आप जो है क्वालिफाई होंगे। He or she must not have any interest in government contract works or services। अगर उनका कोई इंटरेस्ट है, कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट है, इंटरेस्ट का मतलब है कि कोई भी आपका फाइनेंशियल बेनिफिट है, कहाँ पर, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में, वर्क में या फिर सर्विसेज में, तीनों में ही अगर आपका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है कि मान लो आप सब एज अ सप्लायर और अ कॉन्ट्रैक्टर टू द गवर्नमेंट, ठीक है, उससे और उससे हो क्या रहा है कि आप क्रिएट कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, उससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं, क्या, फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट जो चीज है वो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो आप क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिफ्थ जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो लॉ ने क्या बताई है, वो बताई है कि पर्सन डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट नहीं होने चाहिए, मतलब लीडरशिप का रोल उनके पास नहीं होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन कॉरपोरेशन इन विच द गवर्नमेंट हैज एट लीस्ट 25% शेयर। मान लो ये कोई कॉरपोरेशन है, ठीक है, कोई भी कॉरपोरेशन है ये, ठीक है, उसके अंदर 25% जो है गवर्नमेंट का शेयर है, गवर्नमेंट का शेयर है या उससे ज्यादा है, तो इन दो सिचुएशन में 25% या इससे ज्यादा का कोई भी कॉरपोरेशन है, कोई भी बिजनेस है, ठीक है,
तो उसमें जो है एक पर्सन अगर लीडरशिप का रोल अदा कर रहा है एज अ डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट वो नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी, वो नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। सिक्स्थ जो आती है कि पर्सन मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयलिटी टू द स्टेट। गवर्नमेंट सर्विसेज का क्या मतलब है कि मान लो आप कोई ऑफिसर हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर लगे हैं, ठीक है, बट आपने कोई करप्शन की है और उसकी वजह से आपको वो जॉब छोड़नी पड़ी, उसकी वजह से क्या करनी पड़ी, आपको वो जॉब छोड़नी पड़ी। ठीक है। तो उसको उसमें आप क्या हो गए, डिसमिस हो गए। ठीक है, आपको वो जॉब छोड़नी पड़ी, क्यों, क्योंकि आपने गवर्नमेंट सर्विस में क्या किया है, करप्शन किया है, या फिर आपने लॉयल्टी नहीं रखी है स्टेट के प्रति। मान लो कोई ऐसी चीज थी जो कि बहुत सीक्रेट है और आपने दूसरे स्टेट को बता दी, इसका मतलब आपने डिसलॉयल्टी की है। अगर कोई ऐसी सीक्रेट चीज है और वो नहीं बतानी थी हमारे लॉज के अकॉर्डिंग, हमारी अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग, और आपने वो बता दी, तो अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। अब जो सेवंथ जो चीज आती है, सातवीं जो चीज है सेवंथ, वो क्या है, he or she must not have been convicted for promoting enmity। उनको अगर कोई भी पर्सन कॉन्विक्ट हुआ है, मतलब कोर्ट के द्वारा गिल्टी ठहराया गया है, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, प्रमोट किया है एनमिटी। एनमिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप हेट को स्प्रेड कर रहे हैं, स्प्रेडिंग हेट बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी, डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी, ठीक है, और डिफरेंट ग्रुप्स, एनी ग्रुप, तो उनके बीच में आप क्या कर रहे हैं, हेट, नफरत फैला रहे हैं बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। ठीक है। और फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, या आपने कोई भी रिश्वत दी है, ठीक है, कोई भी रिश्वत ली है या दी है, तो उसको उसमें आप क्या है, गिल्टी ठहराए गए हैं, तो ऐसे इंसान को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है। अब जो एट्थ जो डिस्क्वालिफिकेशन आती है वो ये आती है कि अगर वो पनिश्ड है फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग, कि उन्होंने कोई भी ऐसा क्राइम किया है, सोशल क्राइम, सोशल क्राइम मतलब जैसे अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं अगेंस्ट लोअर कास्ट। ठीक है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। या उन्होंने क्या ली है, डाउरी ली है, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, क्या, मनी डिमांड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मनी डिमांड कर रहे हैं, या फिर गिफ्ट्स, गिफ्ट्स ले रहे हैं फॉर मैरिज, मैरिज के लिए गिफ्ट लेना, जिसको आप बोलते हो ना कि हमने दहेज नहीं लिया है, हमने तो गिफ्ट लिए हैं, तो गिफ्ट लेना मैरिज में, उसी को क्या बोलते हैं, डाउरी बोलते हैं। ठीक है। तो डाउरी अगर किसी ने ली है एंड सती प्रैक्टिस किया है, सती प्रैक्टिस का जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ कि इसमें क्या है, विडोज को जो है फोर्स किया जाता है। विडोज क्या होते हैं, जिनके स्पाउस जो हैं अब जीवित नहीं रहे हैं, नो लॉन्गर लिव। ठीक है। उनके जो स्पाउस हैं, मतलब उनके जो पति हैं, उनकी जो हस्बैंड है, वो अभी क्या है, अभी जो है लिविंग नहीं है। ठीक है, अभी वो जिंदा नहीं है। ठीक है, ही इज डेड। ओके। तो उसके बाद क्या है, उनको क्या किया जाए, उनको क्या किया जाता था, उनको फोर्स किया जाता था, किसको, उनको उनको जलाया जाता था। ठीक है। लेकिन अभी ये क्या चीज है, अभी ये चीज क्या है, बैंड हो चुकी है, बैंड हो चुकी है। वेरी गुड थिंग, it should not be like that, like a caste system, dowry, sati, they are not the good things, they are not the good things। okay, तो सती जो सिस्टम है इसको बैन किया गया है, ये कहीं भी जो है प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। ओके। तो अगर कोई पर्सन ये चीजें प्रैक्टिस करता है, अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती, तो उसमें क्या होगा, उनको क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से। और
अगर कोई ये जो क्वेश्चन है, अब इसको डिसाइड कौन करेगा, अब इस ये चीज डिसीजन, फाइनल डिसीजन किसका होगा, फाइनल डिसीजन किसका होगा, ये जो जितनी भी मैंने आपको डिस्क्वालिफिकेशन अभी बताई हैं, ठीक है, 4 मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बताई हैं और 8 मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू बताई हैं, ठीक है, 1951, 4 मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू बताई हैं। तो इन डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी फाइनल डिसीजन है वो किसका होगा, तो वो जो क्वेश्चन है, फाइनल डिसीजन है, whether a member is subject to any of the above disqualification, जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई हैं 4 कॉन्स्टिट्यूशन की, 8 एक्ट की, तो उसमें जो फाइनल डिसीजन होता है वो होता है प्रेसिडेंट का। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनका डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा इसके रिगार्डिंग कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। However, he or she should obtain the opinion of the election commission and act accordingly। और जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, इस चीज में ओपिनियन ले सकते हैं, किसका, इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का वो क्या ले सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं और उसके बाद अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वो एक्ट कर सकते हैं। एक्ट मतलब उनको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब मैंने आपको 2 डिस्क्वालिफिकेशन बताई, एक बताई मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, एक बताई मैंने आपको एक्ट के हिसाब से। अब जो थर्ड जो डिस्क्वालिफिकेशन आती है, थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे क्वालिफिकेशन तो सिर्फ 2 थी, कौन कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट के थ्रू, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन एक और है। डिस्क्वालिफिकेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब उन्होंने जो है पॉलिटिकल पार्टी, अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, इलेक्शन लड़ रहा है, उसके बाद वो जीत गया है, उसके बाद जिस जिस पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, अब वो उन्होंने चेंज कर ली है, वोन होने के बाद, जीतने के बाद, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफेक्शन बोलते हैं, ठीक है, दल बदलू बोलते हैं हम उसको, डिफेक्शन बोलते हैं। तो इन ऐसे कौन कौन से ग्राउंड हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से ग्राउंड हैं जो 10th शेड्यूल में बताए गए हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे किसके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑल्सो लेज डाउन दैट अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो ये जो 10th शेड्यूल है, ये जो 10th शेड्यूल है, ये जो है बाद में ऐड किया गया, कब ऐड किया गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये लिख लीजिएगा अपने बुक में, 1985, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1985 में जो 10th शेड्यूल है वो ऐड किया गया था, ठीक है। ओरिजिनली नहीं था, ठीक है, ओरिजिनली नहीं था, बाद में हमने इसको ऐड किया है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अभी है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अभी है, ठीक है। लेकिन जो मैंने पहले वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन बताए थे वो क्या थे, ओरिजिनली थे, वो कोई अमेंडमेंट के बाद नहीं आया। लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ आपको, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये जो है अमेंडमेंट के बाद आए हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या लेज डाउन करते हैं कि पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से अगर वो डिस्क्वालीफाई हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अगर उनको डिफेक्शन के थ्रू जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल के प्रोविजन के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जा रहा है, डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो जो मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई होंगे अंडर द डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो उसके अंदर कैसे 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 हो सकते हैं वो डिस्क्वालीफाई, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है 10th शेड्यूल में कि अगर वो वॉलंटरली गिव अप द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही और शी इलेक्टेड टू द हाउस, कि वो जो पर्सन है इलेक्ट हुए हैं उस पार्टी से, वोन किए, जो मैंने बताया ना आपको, जीते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज अ कैंडिडेट खड़े हुए मान लो बीजेपी की पार्टी से, ठीक है, और वो जीत गए,
उसके बाद जीतने के बाद उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल दी, ठीक है, वो कांग्रेस में चले गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, वॉलंटरली गिव अप कर दिया है मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप उन्होंने क्या कर दी, गिव अप कर दी है, ठीक है। लेकिन उन ऑन हुज टिकट, और बीजेपी की टिकट से उन्होंने इलेक्ट किया था, अब उन्होंने जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए हैं, गिव अप कर दी वो मेंबरशिप। तो उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर उन्होंने ऐसा किया तो, ठीक है। तो पहले ही अपनी पार्टी लेकर चलें कि कौन सी पार्टी से हमें लड़ना है, जीतने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इफ पर्सन वोट्स और एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब है कि उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया है, या फिर वो क्या जा रहे हैं, अगेंस्ट में जा रहे हैं, फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस, कि आप लोकसभा में क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, कॉन्ट्रेरी मतलब अगेंस्ट में, टू एनी डायरेक्शन, कि कोई भी डायरेक्शन दी थी उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने, मान लो बीजेपी की पार्टी से क्या हुए, बोन हुए, ठीक है। उसके बाद हाउस में, लोकसभा में मान लो किसी चीज पर वोट हो रही है, ठीक है, जो कि उनकी पार्टी ने सामने रखी है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, वोट नहीं किया, उसके अगेंस्ट में वोट की, तो उसमें क्या हो सकता है, उनको गिव अप करनी पड़ सकती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट, ठीक है। तो उन्हें जो भी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो उन्हें डायरेक्शन देगी कि आपको इस पे हाथ उठाना है, वोट करना है, तो उनको वोट करना पड़ेगा, वो एब्सटेन नहीं कर सकते, वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, अगर वो जाते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इफ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर, अगर कोई मेंबर है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़े हैं, वो इंडिपेंडेंटली खुद अपने नाम से लड़े हैं, और वो बाद में ज्वाइन कर लेते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतने के बाद, तो वो क्या होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको वो सीट क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। फोर्थ क्या है कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो ज्वाइन करता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड जैसे देखो लोकसभा में पहले, अब अभी तो कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है लोकसभा में, ठीक है। राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट, उनके पास सिर्फ 6 मंथ होते हैं, अगर उसके अंदर वो चाहते हैं कि हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है तो वो कर सकते हैं 6 मंथ के अंदर अंदर, उसके बाद अगर उन्होंने की तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 मंथ उनको हो चुके हैं उस सीट पर बैठे हुए, और उसके बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन का, अंडर द 10th शेड्यूल, ठीक है, अंडर द 10th शेड्यूल, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बताया है, ठीक है, ओरिजिनली, नॉट अंडर द 10th शेड्यूल, ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बताया है, उसमें डिसीजन कौन लेंगे, प्रेसिडेंट, उसमें डिसीजन कौन लेंगे, फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट, और वो किसका ओपिनियन ले सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल में, ठीक है, एक्सेप्ट 10th शेड्यूल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में प्रेसिडेंट लेंगे। 10th शेड्यूल की अगर बात आई तो उसमें फाइनल डिसीजन किसका होगा, डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा एंड द स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा, कि अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के हैं तो फाइनल डिसीजन चेयरमैन लेंगे। अब बताओ राज्यसभा का चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, आपको याद आनी चाहिए चीज। लोकसभा के अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको डिस्क्वालीफाई होने का क्वेश्चन है 10th शेड्यूल के अंदर, तो उनको कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे, क्योंकि ये ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, सबसे ऊपर के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा में वो चेयरमैन होते हैं, लोकसभा में स्पीकर होते हैं, तो वही डिसाइड करेंगे 10th शेड्यूल के अंदर, ठीक है, नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं करेंगे 10th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। इन की होलोहन केस जो कि 1992 में ये जो केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसमें उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, रूल किया था कि उन्होंने रूल बनाया था कि जो डिसीजन है
चेयरमैन का और स्पीकर का वो इस सब्जेक्ट के कि उनका जो फाइनल डिसीजन है, जो उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया 10th शेड्यूल में कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे, तो वो जो चीज़ है जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है वो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैकेटिंग ऑफ सीट्स, मतलब वो सीट अब सारी चीज़ क्या होंगी, वाइंड अप हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके सामने वो सारे पॉइंट्स रखे जाएंगे कि कब कब जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी सीट को छोड़ेंगे, ठीक है, उनको छोड़नी पड़ेगी, अपनी सीट जो है छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसी कौन कौन सी पॉइंट है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं, तो ऐसे ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिनमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी जो सीट है उसको वैकेट करेंगे, छोड़ेंगे। तो पहली जो चीज़ है वो है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो पर्सन है वो मेंबर नहीं हो सकते, कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। कि एक जो है, एक पर्सन है जिसका नाम है ए, वो उनकी जो सीट है वो लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो ये नहीं हो सकता, ठीक है। और ये चीज किसने बताई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने बताई है। और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, पहली चीज प्रोवाइड करते हैं इसके रिगार्डिंग कि दोनों हाउस में ना हो, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो क्या प्रोविजन बनाए हैं, तो पहला जो प्रोविजन है कि अगर कोई पर्सन है इलेक्ट होता है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, कि एक मान लो कि जो ए पर्सन है, ठीक है, वो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए भी खड़े हो गए, लोकसभा के इलेक्शन के लिए भी खड़े हो गए, ठीक है, और वो दोनों में जो है जीत गए, ठीक है, दोनों में जीत गए, ठीक है, दोनों हाउस में उनकी सीट आ गई। उसके बाद ही और शी मस्ट इंटीमेट, उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, मस्ट इंटीमेट करना पड़ेगा, मतलब उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ऑफिशियली उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और ये मैंडेटरी है कि आप 10 दिन के अंदर अंदर आप हमें बताएं, ऑफिशियली इन्फॉर्म करें, ठीक है, कि आप किस हाउस में रहना चाहते हैं, किस हाउस में डिजायर मतलब वॉन्ट टू सिट, ठीक है, आप किस हाउस में रहना चाहते हैं, किस हाउस की जो सीट है आप लेना चाहते हैं, राज्यसभा की या लोकसभा की, इसमें से आप हमको बताएं 10 दिन के अंदर अंदर। इन डिफॉल्ट अगर ऐसा नहीं होता है, इफ यू डू नॉट ऑफिशियली इन्फॉर्म अस, आप हाउस को या पार्लियामेंट को आप नहीं बता रहे हैं, ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं 10 दिन के अंदर अंदर, टाइमलाइन क्या है 10 डेज की, याद रखना 10 डेज की। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है 15 डेज इज द टाइम लिमिट, यू विल से नो, ओनली 10 डेज इज द टाइमलाइन। 10 दिन के अंदर अगर आपने नहीं बताया है तो वो क्या हो जाएगा, इन डिफॉल्ट हो जाएगा ऑफ सच इंटीमेटेशन, कि आपने इंटीमेट नहीं किया है, डिफॉल्ट में है आप, ठीक है। हिज और हर सीट इन द राज्यसभा बिकम वेकेंट। तो क्या होगा, 10 दिन के अंदर आपने नहीं बताया है तो आपकी ऑटोमेटिकली जो सीट है राज्यसभा में से चली जाएगी और आपके पास एक सीट रह जाएगी लोकसभा की। तो जाएगी कहाँ की, राज्यसभा की जाएगी, ठीक है, राज्यसभा की चली जाएगी, लोकसभा की रह जाएगी, ठीक है। सेकंड प्रोविजन क्या है, अगर कोई सीटिंग मेंबर है वन हाउस का, मान लो कि कोई भी ए पर्सन है, ठीक है, वो जस्ट अ सेकेंड, कोई भी ए पर्सन है, ठीक है, वो राज्यसभा में क्या है फिलहाल सीटिंग है, ठीक है, स्क्वायर में बना देती हूँ सीटिंग के लिए कि अभी फिलहाल उनके पास सीट है राज्यसभा में, ठीक है। अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं किसका, लोकसभा का, सर्कल में बना देती हूँ कि वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, ठीक है, और वो इस इलेक्शन को जीत गए हैं, वो इलेक्शन मतलब लोकसभा में उनकी सीट आ गई है। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, कि अगर कोई सीटिंग, अगर ये पर्सन राज्यसभा में बैठे हैं और दूसरे हाउस के लिए इलेक्ट हो चुके हैं, वोन हो गए अपनी सीट के लिए जो है जीते हैं उस सीट के लिए, इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, मतलब लोकसभा में। अगर आप दोनों हाउस आ सकते हैं इसमें, कि वन हाउस आप यहाँ पर राज्यसभा भी ले सकते हैं और वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, लोकसभा भी ले सकते हैं। अगर राज्यसभा में वो ऑलरेडी सिटिंग थे और लोकसभा के लिए वो जीते हैं, तो उनकी जो सीट है फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस का मतलब है जहां पर वो बैठे हैं सीटिंग, जहां पर वो सीटिंग बैठे हैं, सीटिंग फिलहाल प्रेजेंट में उनके पास जो सीट है जिस हाउस में,
वो सीट क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा किया कि वो एक हाउस में बैठे हैं और दूसरे हाउस के लिए इलेक्ट हो रहे हैं, तो जिसमें वो बैठे हैं वो सीट क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी, उनको छोड़नी पड़ेगी। और अगर वो लोकसभा हाउस में बैठे हैं, अगर वो लोकसभा हाउस में बैठे हैं और राज्यसभा के इलेक्शन के लिए वोन हुए हैं, जीते हैं उस सीट के लिए, तो उनकी लोकसभा में सीट उनको वेकेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड क्या है, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड 2 सीट्स इन अ हाउस। अब ये तो क्या था, बिटवीन टू हाउस, बिटवीन टू हाउस, ऊपर के जो ए और बी था मैंने बिटवीन टू हाउस बताया, लेकिन बिटवीन सीट्स ऑफ वन हाउस। ठीक है, अगर वो एक ही हाउस में, यहाँ पर बात हो रही है या तो आप लोकसभा ले लीजिए या राज्यसभा, तो एक हाउस में उनके पास क्या आई है, 2 सीट आई हैं, एक सीट आई है और दूसरी सीट आई है। तो उसमें अगर उनके उनके पास 2 सीट, मतलब वो 2 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो हम वो लड़े थे और दोनों में वो वोन हो गए हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, शुड एक्सरसाइज हिज और हर ऑप्शन। ठीक है, फॉर वन, या तो वो बताए कि मैं इस सीट के लिए हूँ, इस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ, या फिर इस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट से हूँ, उनको इन दोनों में से चूज करना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं किया तो दोनों ही सीट चली जाएंगी, तो दोनों ही सीट चली जाएंगी उनकी। ठीक है, दोनों ही सीट वेकेंट करनी पड़ेंगी, उसमें ऐसा नहीं है कि एक सीट रह जाएगी या उनकी मर्जी से, नहीं, दोनों सीट जाएंगी, आपको एक सीट को चूज करना पड़ेगा। सिमिलरली क्या होता है, अब मैंने बताया था सिर्फ पार्लियामेंट, यहाँ पे मैंने बताया पार्लियामेंट, लेकिन अगर मान लो कि ए पर्सन जो है वो वोन हुए हैं पार्लियामेंट की सीट पर, कोई भी हाउस की या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, अगर इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों की सीट पर वो इलेक्टेड हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, उनको क्या करना पड़ेगा, अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम। एक टाइम पर जो ए पर्सन है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट पर नहीं हो सकते हैं। अगर वो पर्सन इलेक्टेड हुए हैं ऐसी सीट पर इन द पार्लियामेंट, तो अगर वो पर्सन इलेक्टेड हुए हैं तो क्या होगा, इफ अ पर्सन इज सो इलेक्टेड, तो उनकी सो हिज और हर सीट इन द पार्लियामेंट बिकम वेकेंट। तो उनकी जो पार्लियामेंट की सीट है ना, जो पार्लियामेंट की सीट है वो वेकेंट हो जाएगी, वो खाली हो जाएगी। अगर उन्होंने रिजाइन नहीं दिया स्टेट लेजिस्लेचर की सीट से 14 दिन के अंदर अंदर, मतलब अगर वो दोनों में इलेक्ट हुए हैं तो उनको 14 दिन के अंदर अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से उनको अपनी सीट से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। कितनी टाइमलाइन है, 14 दिन की, 14 डेज की। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी अपने आप सीट जो है पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी, अगर उन्होंने 14 दिन में जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से रिजाइन नहीं किया है तो। ठीक है, तो 14 दिन के अंदर अंदर या तो वो रिजाइन दे दें अगर उनको पार्लियामेंट का जो है सीट चाहिए, या तो वो 14 दिन के अंदर अंदर रिजाइन दे दें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो उनकी पार्लियामेंट वाली जो सीट है वो चली जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, डबल मेंबरशिप हमारा हो गया। और सेकंड में क्या आता है, सेकंड जो पॉइंट हमारा डिस्क्वालिफिकेशन का ही है। ठीक है, कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब मतलब जो भी डिस्क्वालिफिकेशन हमने पढ़ा है, ठीक है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू पढ़ा है, उसमें जो है बिफोर अमेंडमेंट जो भी ओरिजिनली जो चीजें हैं, ठीक है, कि जैसे सिटीजन होना चाहिए, ओथ लेनी चाहिए, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मैंने बताया। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए कि उनको ओथ लेना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग उनको होना चाहिए, दूसरे स्टेट की जो है सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। तो एक मैंने आपको ये बताया, दूसरा मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू बताया है, ठीक है, 1951। थर्ड मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 10th शेड्यूल का। तो इनके अकॉर्डिंग अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनको सीट जो है अपनी विकेट करनी पड़ेगी, उनको सीट क्या है अपनी विकेट पर करनी पड़ेगी आफ्टर द डिस्क्वालिफिकेशन। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अभी पीछे हिज और हर सीट बिकेम विकेंट, तो उनकी सीट क्या है, विकेंट हो जाएगी। और जो लिस्ट है डिस्क्वालिफिकेशन की, ऑल्सो इंक्लूड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन।
मैंने बताया ना, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन भी इसमें ऐड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इसमें है, और पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो भी है, ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डिफेक्शन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, या मैंने जितने भी आपको डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट बताए, अगर ऐसा कुछ होता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या होंगे, वो सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन, तो उनको क्या करनी पड़ेगी, सीट को क्या है, विकेंट करना पड़ेगा, बिकम विकेंट, ठीक है। थर्ड क्या आता है, थर्ड आता है रिजाइनेशन। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद से रिजाइन करते हैं, ठीक है, वो अपनी सीट पे से रिजाइन करना चाहते हैं खुद, ठीक है, उनको उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, वो खुद जा रहे हैं और वो रिजाइन करना चाहते हैं। तो अगर कोई मेंबर है वो रिजाइन करते हैं अपनी सीट पे से बाय राइटिंग टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो राज्यसभा के हैं तो वो चेयरमैन के पास जाएंगे राज्यसभा के पास रिजाइन देने के लिए, ठीक है, अगर वो लोकसभा के हैं तो स्पीकर के पास जाएंगे रिजाइन देने के लिए, ठीक है। तो राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर वो एज द केस में भी का मतलब है कि अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के हैं तो उनको जो है राइट करेंगे रिजाइनेशन लेटर, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में है तो स्पीकर को जो है वो रिजाइनेशन लेटर देंगे। द सीट्स फॉल वैकेंट व्हेन द रिजाइनेशन इज एक्सेप्टेड। तो उनको अगर रिजाइनेशन एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब कि अगर चेयरमैन और स्पीकर को क्या है रिजाइनेशन जो है वॉलंटरी लगा, ठीक है, जेन्युइन लगा, मतलब जेन्युइन लगा, तो उनकी जो सीट है वो वैकेंट रह जाएगी। अगर चेयरमैन और स्पीकर को एक्सेप्ट नहीं किया वो रिजाइनेशन लेटर, क्योंकि उनको लगा कि वो जेन्युइन नहीं है, वो रिजाइनेशन लेटर, वो सेटिस्फाई नहीं है कि ये जेन्युइन है या नहीं है, तो उनको रिजाइनेशन लेटर जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा चेयरमैन और स्पीकर के द्वारा, तो उनको जो है फॉल वैकेंट नहीं होगी। अगर उन्होंने जेन्युइन माना तो वो उनको क्या है अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी फॉल वैकेंट, क्योंकि उन्होंने खुद रिजाइनेशन लेटर दिया है। फोर्थ आता है एब्सेंस। अगर वो हाउस में डिक्लेयर की जाती है कि जो उनकी सीट है, उस मेंबर की जो सीट है वो खाली डिक्लेयर कर दी जाएगी, अगर वो एब्सेंट रहे मीटिंग्स में। क्या होता है, हाउस की मीटिंग्स होती हैं, राइट, हाउस के सेशंस होते हैं, तो सेशन हो रहा है और आप 60 दिन तक 60 डेज तक आप वहां पर एब्सेंट रहे हैं उन मीटिंग में, ठीक है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी, और आपने कोई परमिशन भी नहीं ली। अगर परमिशन ली है तो कोई बात नहीं, अगर आपने बिना परमिशन लिए आप 60 डेज तक आप मीटिंग्स में एब्सेंट रहे हैं तो आपकी सीट जो है अब वीकेंट हो जाएगी। इन कंप्यूटिंग, अब इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि उन 60 दिन में से ऐसे कोई भी दिन, नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पीरियड, वो जो दिन है वो नहीं, पीरियड का मतलब है कि वो जो दिन है वो जो है कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे उन 60 दिन में। नो अकाउंट मतलब कैलकुलेट नहीं की जाएंगे ड्यूरिंग विच द हाउस इज प्रोग्यू और एडजॉर्न फॉर मोर देन 4 consecutive days। अगर हाउस क्या हुआ है, प्रोग्यू हुआ है, ठीक है, प्रोग्यू हुआ है मतलब वो क्या हो गया, उसके जो बिजनेस है वो खत्म हो गया, अब उनकी छुट्टियां हो गई हैं, ठीक है, या तो जो है उनका जो बिजनेस है वो कंप्लीट हो गया, या एडजॉर्न हो गया है, मतलब कि अभी जो है सेशन जो है, सीटिंग जो है वो क्या हो गई है, एक्सटेंड हो गई है। अगर 4 दिन तक, 4 दिन के बाद, ठीक है, अगर वो जो पीरियड है प्रोग्यू का और एडजॉर्न का 4 दिन से ज्यादा है, तो वो जो पीरियड है अगर वो 4 दिन से ज्यादा है वो 60 डेज में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसके अलावा 60 डेज कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ है अदर केसेस। ऐसे कौन से केसेस हैं, पहला केसेस है कि अगर वो इलेक्शन जो है कोर्ट के द्वारा क्या हुआ, डिक्लेयर्ड हुआ वॉइड, मतलब कि वो इलेक्शन वैलिड नहीं है, तो उनको क्या करनी पड़ेगी, अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। अगर वो निकाले गए हाउस के द्वारा एक्सपेल्ड किए गए, मतलब फोर्सफुली, मतलब बाय ऑफ कोर्स लॉज होते हैं, ठीक है, ऐसे फोर्सफुली नहीं, मतलब लेकिन उनको एक्सपेल्ड किया गया थ्रू लॉज, ठीक है, थ्रू पावर, ठीक है, कि उनके लॉज के अंडर जो भी पार्लियामेंट के अंडर जो है, हाउस के अंडर जो भी उनकी जो अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग जो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, ठीक है, किसी भी केस के रिगार्डिंग, ठीक है, कि उनको लगा कि वो वायलेट कर रहे हैं लॉज को या कुछ भी,
थर्ड है, अगर वो इलेक्टेड होते हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो उनको जो है अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। अगर वो अपॉइंट होते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर के लिए ऑफ द स्टेट, स्टेट के ही गवर्नर होते हैं तो उनको खाली करनी पड़ेगी। और अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई होता है, इज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, ठीक है, अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई होता है पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने क्या किया है, प्रोविजन बताए, जो प्रोविजन है वो क्या है, नहीं बताए हैं टू डिक्लेयर द इलेक्शन वर्ड, मतलब कि इलेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, कि जो पर्सन है जो पार्लियामेंट में इलेक्टेड हुआ है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोसीजर कि उस इलेक्शन को वॉइड करना, उस इलेक्शन को वॉइड करने के कि आप किस बेसिस पर जो है इलेक्शन जो है वॉइड कर रहे हैं, इलेक्शन आप किस बेसिस पर जो है वॉइड कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है, कोई भी बातचीत नहीं की है, कोई भी प्रोसीजर नहीं बताया है, ठीक है। तो डिक्लेयर्ड कौन करता है वॉइड, कोर्ट करती है, जुडिशरी करती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया है। तो दिस मैटर इज डील्ड बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो नहीं बताया, तो अब इस चीज की देखरेख किसने की है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने, जिसको किसने बनाया, पार्लियामेंट ने। विच इनेबल, तो वो जो एक्ट है वो अथोराइज करता है किसको, हाई कोर्ट को, कि हाई कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है कि वो इलेक्शन वॉइड है, मतलब इलेक्शन नहीं माना जाएगा उसको, और उस इलेक्शन में कुछ खराबी है, दोबारा से फ्रेश इलेक्शन होंगे। इफ अ डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट इज इलेक्टेड, ठीक है, तो किसी भी कैंडिडेट का इलेक्शन वॉइड करना, इसकी जो पावर है वो हाई कोर्ट को दी गई है, किसके द्वारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के द्वारा, जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके रिगार्डिंग कोई प्रोसीजर नहीं बनाया है। The aggrieved party can appeal to the Supreme Court against the order of the High Court। अब मान लो अगर लगता है किसी पर्सन को कि मैं जो हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है मुझे, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, वो जो डिसीजन है वो ठीक नहीं है, तो वो अपील कर सकते हैं, फर्दर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, किसके रिगार्डिंग, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, वो आता है ओथ और अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन आता है, ठीक है। तो हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, बिफोर टेकिंग हिज और हर सीट, उनको सीट पर जो है बैठने से पहले उनको क्या करनी पड़ेगी, ओथ लेनी पड़ेगी, बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम और हर फॉर हिज पर्पस, ठीक है। किसके सामने ओथ लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट के सामने जो है ओथ लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेनी पड़ेगी। देखो, जो मैंने पहले जो क्वालिफिकेशन बताई थी ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में लड़ने के लिए, ये जो क्वालिफिकेशन है ना, ये जो क्वालिफिकेशन है ये है कि पर्सन टू बी चूजन ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि वो पर्सन चूज होगा या नहीं होगा। तो उसमें क्या था कि उनको बिफोर द पर्सन अथोराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, ये मैंने आपको बताया था। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर कब बताया जाएगा, इलेक्शन के रिगार्डिंग जो है ओथ लेनी है। तो उसमें तो क्या होगा, उसमें कौन दिलाता है, इलेक्शन कमीशन का जो पर्सन होता है वो अथोराइज करवाता है। लेकिन अब मैम वो क्या है, इलेक्शन लड़के वोन हो चुके हैं, उसके बाद उनको उस सीट पर बैठना है, ठीक है, वो क्वालिफाई भी हो चुके हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो ओथ ले ही चुके हैं, वो क्वालिफाई हो चुके हैं, वोन हो चुके हैं, उनके पास सीट आ चुकी है, ठीक है, उनके पास सबसे ज्यादा वोट आई हैं, वो जीते हैं। तो उसके बाद जो है उस सीट पर बैठने से पहले उनको जो ओथ दिलवाते हैं, उनके किसके सामने दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट के सामने वो ओथ लेते हैं। अगर प्रेसिडेंट ने कोई अदर पर्सन अपॉइंट किया है कि आज मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं रह सकता किसी भी रीजन से, तो किसी और पर्सन को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम और हर, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया, फॉर हिज पर्पस, कौन सा पर्पस, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या करवाना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओथ सब्सक्राइब करवाना। तो उनकी जो ओथ क्या होती है ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ दोनों। टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन ही और शी इज अबाउट टू एंटर,
कि मतलब वो क्या करेंगे, निष्ठापूर्वक अपनी जो ड्यूटी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो ड्यूटी है उसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निभाएंगे, फेथफुली, निष्ठापूर्वक, विच ही और शी अबाउट टू एंटर, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट पर क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। Unless a member takes the oath, he or she cannot vote and participate in the proceeding of house. अगर वो ओथ बिना ओथ लिए, ठीक है, अगर हाउस में बैठ जाते हैं तो वो वहां पर क्या कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं और ना ही जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब किसी बात को कहना, ठीक है, अपना ओपिनियन रखना, तो वो नहीं रख सकते हैं अगर उन्होंने ओथ नहीं ली है, ठीक है। एंड डज नॉट बिकम एलिजिबल टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, और वो एलिजिबल नहीं होंगे किस चीज के लिए, पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस के लिए और कोई भी इम्यूनिटी है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या इम्यूनिटीज होती हैं। तो अ पर्सन, अगर वो पर्सन बैठ जाता है वहां पर, ठीक है, सीट करता है अपनी सीट पर बिना ओथ लिए प्रेसिडेंट के सामने, या उनका कोई पर्सन अपॉइंट किया उन्होंने उनके सामने, तो उनको क्या करनी पड़ेगी, 500 रुपए की उनको पेनल्टी लगेगी, 500 रुपए उनको भरने पड़ेंगे। ही और शी सिट्स और वोट एज अ मेंबर इन अ हाउस इन द फॉलोइंग कंडीशन, हर एक दिन के लिए उनको 500 रुपए पे करने पड़ेंगे अगर वो वोट देते हैं उस हाउस में और बैठते हैं बिना ओथ लिए। और किन कंडीशन में अगर उन्होंने ओथ नहीं लिए, इस कंडीशन में दो एडिशनल भी हैं। एडिशनल क्या है, अगर अगर उनको पता है कि वो क्वालिफाई नहीं है और वो डिसक्वालीफाई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से, और फिर भी वो अपनी सीट पर बैठते हैं, वोट करते हैं, तो उनको 500 रुपए भरने पड़ेंगे, ठीक है, हर दिन, जिस दिन, एक दिन के पर डे 500 रुपीज। थर्ड क्या है, व्हेन ही और शी नोज दैट ही और शी इज, अब ऐसा नहीं है कि आप जाके बैठ जाएंगे पार्लियामेंट में, ऐसे नहीं, उन्होंने इलेक्शन लड़े उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, ठीक है, तो वो वहां पर नहीं बैठ सकते हैं, उनको पता है कि वो डिस्क्वालीफाई है, फाइनल डिसीजन आ चुका है, फिर भी वो बैठ रहे हैं, तो वो नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं है कि हम जैसे कोई भी पर्सन उठ के आ गया और हम तो डिस्क्वालीफाई हैं, हम 500 रुपए भर रहे हैं और हम बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। थर्ड क्या है, व्हेन ही और शी नोज दैट द पर्सन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सिटिंग और वोटिंग इन द हाउस बाय वर्च्यू ऑफ, अगर कोई ऐसा पार्लियामेंट्री लॉ है जिसकी वजह से वो जो पर्सन है वो वोट नहीं कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं उस हाउस में, क्या है, प्रोहिबिटेड है, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि यू कैन नॉट सिट हियर, यू कैन नॉट वोट इन दिस हाउस, तो उनको क्या, फिर भी वो बैठ रहे हैं तो उनको 500 रुपए की क्या भरनी पड़ेगी, पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है। अब फोर्थ टॉपिक हमारा हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। जो लास्ट टॉपिक है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वो है सैलरीज एंड अलाउंसेस। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, उनके जो मेंबर्स हैं वो एंटाइटल्ड है, मतलब उनके पास ये राइट है कि वो रिसीव करेंगे क्या, सैलरीज रिसीव करेंगे, अलाउंसेस रिसीव करेंगे, डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट ने डिटरमाइन किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने खुद नहीं बताया कि कितनी सैलरी होगी, कितने अलाउंसेस होंगे, ये डिटरमाइन कौन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पेंशन का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, लेकिन 1976 में पार्लियामेंट ने प्रोवाइड किया है पेंशन टू द मेंबर्स, तो पार्लियामेंट ने ही जो है पेंशन को प्रोवाइड किया है, पहले नहीं था, ठीक है, पेंशन का कोई नामो निशान नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो पहला पॉइंट है सैलरीज एंड अलाउंसेस को से रिलेटेड, 1954 में पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, ठीक है, कि उनको कितनी सैलरी, कैसे अलाउंसेस, कितनी पेंशन दी जाएगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो वो जो एक्ट है वो बनाया था, कब बनाया था, 1954 में, ठीक है। और 2018 में क्या हुआ था, सैलरी जो है वो इंक्रीज की गई थी 50,000 से 1 लाख तक, 1 लाख तक जो है पर मंथ जो है सैलरी इंक्रीज की गई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस है, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस क्या होता है कि जो पब्लिक ड्यूटी होती है इन इलेक्टोरल रीजन, ठीक है, पब्लिक ड्यूटी को निभाने के लिए, पब्लिक ड्यूटी को निभाने के लिए कहां पर,
उनका जो इलेक्टोरल रीजन है, जहाँ से वो इलेक्टेड होकर आए हैं, उस रीजन में पब्लिक ड्यूटी निभाने के लिए उनको अलग से अलाउंस दिया जाता है। तो पहले कितना था, 45K था, अब जो है वो 70K है, 70,000 है, ठीक है, पर मंथ। एंड द ऑफिस एक्सपेंसेस, जो भी उनके ऑफिस के अंदर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए अलाउंसेस अब 60,000 दिया जाता है, पहले 45,000 दिया जाता था। पर मंथ है, ये सारे पर मंथ है, ठीक है, पर मंथ पर मंथ पर मंथ। अर्लियर इन 2010 में क्या था, जो डेली अलाउंस है, ठीक है, वो इंक्रीज किया गया 1,000 से 2,000, ठीक है, फॉर ईच डे ऑफ रेजिडेंस। ये जो तीन चीज है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ठीक है, सैलरी ऑफ मेंबर, सैलरी, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस और ऑफिस एक्सपेंसेस, ये 2018 में किया गया। और 2010 में जो है डेली अलाउंस को इंक्रीज किया गया। डेली अलाउंस क्यों होता है, कि ईच डे ऑफ रेजिडेंस ऑन ड्यूटी, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ईच डे ऑफ रेजिडेंस ऑन ड्यूटी। तो वो रेजिडेंस ऑन ड्यूटी का मतलब होता है जहां पर एमपी स्टे करते हैं। कहाँ पर स्टे करते हैं, कहाँ पर, हमारी पार्लियामेंट दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। क्यों स्टे करते हैं, टू अटेंड पार्लियामेंट, ठीक है। तो उस पार्लियामेंट को अटेंड करने के लिए रेजिडेंस ऑन ड्यूटी उनको कितनी दी जाती है, 2,000 दी जाती है। पहले 1,000 थी, 2010 में इसको 2,000 कर दिया गया। इसके अलावा द मेंबर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद ट्रेवलिंग फैसिलिटीज, उनको दी जाती हैं, फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, टेलीफोन सर्विसेज दी जाती हैं, व्हीकल एडवांस दिया जाता है, व्हीकल दिए जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज उनको दी जाती हैं। सैलरीज, अलाउंसेस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस के अलावा उनको ऐसी ऐसी सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। 2018 में क्या हुआ, पेंशन से रिलेटेड अब हम बात करते हैं। 2018 में जो पेंशन है हर एक पर्सन की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, हु हैज सर्व्ड फॉर एनी पीरियड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20,000 टू 25,000 पर मंथ। 25,000 उनकी जो है पेंशन की गई, ठीक है। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बेशक एक मंथ के लिए वो वहां रहे हो या एक दिन के लिए रहे हो, तो उनकी पेंशन 25,000 की गई, ठीक है। फर्दर, इफ अ पर्सन हैज सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर किसी पर्सन ने 5 साल से ज्यादा लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, उन्होंने अगर 5 साल से ज्यादा अगर सर्व किया है, मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं 5 साल से ज्यादा, तो उनकी जो पेंशन है वो एडिशनल उनको 2,000 दिए जाएंगे पर मंथ, ठीक है। मतलब अगर 25,000 है तो उनको 27,000 दिए जाएंगे, ठीक है। ये पहले क्या थी, 1,500 थी बिफोर 2018, अब कितनी की गई, 2,000 की गई, फॉर एवरी ईयर सर्व्ड इन एक्सेस ऑफ 5 ईयर। मतलब कि अगर उन्होंने 5 साल से ज्यादा जितनी भी की है, मतलब 1 साल की है तो 2,000 देंगे, अगर 2 साल की है तो 2,000 और बढ़ा देंगे तो 4,000 और एक्स्ट्रा मिलेंगे, 3 की है तो ऐसे 6,000 ऐसे, ठीक है। तो जितने भी सर्व किए हैं एक्सेस ऑफ 5 ईयर, तो फॉर एवरी ईयर सर्व उनको एक्सेस मिलेगा कितने का, 2,000 का। अब देखते हैं द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ डिप्टी चेयरमैन। मतलब देखो, 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, ठीक है। इनके जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं। तो इनकी जो सैलरी है, इनके जो अलाउंसेस और सैलरी है, वो कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि जो इनकी सैलरी है वो कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। अब ये जो सैलरी है वो कहाँ से दी जाएगी, कहाँ से पैसे निकाल के दिए जाएंगे, ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, ठीक है। जो फंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां से दिए जाएंगे। और ये सब्जेक्ट नहीं है एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट के, इस पर जो है पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती है, ठीक है। अब 1953 में क्या था कि जो पार्लियामेंट है उन्होंने क्या किया, इनेक्ट किया सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अलग अलग एक्ट बना था, कब, 1954 में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए 1953 में अलग एक्ट बना है सैलरीज के लिए, ठीक है।
इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी ऑफिसर है पार्लियामेंट का, मतलब जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इसका मतलब ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है नेमली चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये जो एक्ट है उनकी सैलरीज के लिए पास हुआ था 1953 में। अब 2018 में क्या किया गया, उनकी सैलरी जो है इंक्रीज की गई। किसकी? चेयरमैन की, राज्यसभा की चेयरमैन की। चेयरमैन राज्यसभा में ही होते हैं। कितनी की गई? 4 लाख कर दी गई। 1.5 लाख से सॉरी 1.25 लाख 1.25 लाख से 4 लाख कर दी गई। उसी तरह से अदर ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट कौन रह गए? स्पीकर रह गए, डिप्टी स्पीकर रह गए, डिप्टी चेयरमैन रह गए। ये जो है एंटाइटल टू रिसीव अ सैलरी पर मंथ। ठीक है, चेयरमैन को छोड़ के, चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इनको छोड़ के जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनकी सैलरी सेम रेट है। कितनी? पेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो सैलरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती है उतनी ही अदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कौन से? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन, इनको दी जाती है। चेयरमैन को 4 लाख दी जाती है। ठीक है, तो इन तीनों की किसकी? स्पीकर को और जो है डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी चेयरमैन को, इनको जितनी उतनी ही सैलरी मिलती है जितनी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है। ठीक है, each officer of parliament is entitled to receive a daily allowances at the, और daily allowance सैलरी सेम मिलती है और daily allowance भी सेम मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जितना। और each officer और सेम जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 3 चीजें सेम मिलती हैं। कौन कौन सी? सैलरी, डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है? अकॉर्डिंग टू द सेम एक्ट। कौन सा एक्ट? जो हमारा जो सैलरी एंड अलाउंस एक्ट था। ठीक है, किसके लिए? ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, जो कब बना था? 1953 में। उस सेम एक्ट में क्या है? सम्पचुअरी अलाउंस है। ये क्या होता है? टू मेंटेन डिग्निटी ऑफ देयर ऑफिस। मान लो उनका जो ऑफिस है, ठीक है, ऑफिसर का जो ऑफिस है उसमें पीपल आते होंगे। ठीक है, कोई भी ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है, स्टाफ होगा। ठीक है, तो उनकी हॉस्पिटलिटी करने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें डिग्निटी मेंटेन करनी है। ठीक है, एक इमेज मेंटेन रखनी है उस ऑफिस की, उसके लिए अलाउंस दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सब्चुअरी अलाउंस बोलते हैं, जो स्पीकर को मिलता है, लोकसभा के स्पीकर को। किसके रिगार्डिंग? सेम रेट जो कि कैबिनेट मिनिस्टर को दिया जाता है सब्चुअरी अलाउंस, वही सेम रेट पर स्पीकर ऑफ द लोकसभा को भी दिया जाता है। और जो अलाउंस डिप्टी स्पीकर को दिया जाता है वो किसके सेम पर दिया जाता है? डिप्टी स्पीकर का और डिप्टी चेयरमैन का जो है सेम रेट पर जो है सब्चुअरी अलाउंस दिया जाता है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को दिया जाता है। कितना? 1000। और 2000 कितना मिलता है? कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है। और वही सेम किसको मिलता है? स्पीकर को मिलता है। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को जो मिलता है वही सेम किसको मिलता है? डिप्टी स्पीकर को मिलता है और डिप्टी चेयरमैन को मिलता है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी, ठीक है, कौन? सब्चुअरी अलाउंस। ठीक है, तो ये जो 3 चीज है ये साथ में रहेंगी। और कैबिनेट स्पीकर, सब्चुअरी अलाउंस, ये 3 चीजें साथ में रहेंगी। ओके, थैंक यू। हम नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करवा दीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरी मेहनत का फल मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।